चलो बेटा, अभी तुम्हारा लंच टाइम चल रहा है, तुम खाते रहो, कोई बात नहीं, मैं कहानी सुना देती हूँ, फिर किताब से पढ़ेंगे तो तुम्हें आसान दिखेगा। क्या थे बेटा? नींद आ गई? खाना खाते खाते नींद कैसे आएगी? चलो कोई नहीं, ये बहुत आसान टॉपिक है और सिर्फ सुन लोगे तो किताब आसान दिखेगी। हमने पढ़ना शुरू किया था हरियाणा की मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। किस राज्य का पढ़ रहे थे? हरियाणा। सिर्फ हरियाणा को फोकस करके पढ़ेंगे। हम सबको पता होना चाहिए मध्यकाल का मतलब जब विदेशी आक्रमणकारी, खासकर इस्लाम धर्म वाले भारत की तरफ बढ़े, तो वो जो काल स्टार्ट हुआ उसी को क्या कहा जाता है? मध्यकाल। हमें नहीं पता था जजिया नाम का कोई टेक्स्ट होता है, कोई बिना मूर्तियों के भी पूजा करता है, क्योंकि इस धरती पर हमने 3 धर्म देखे थे, या तो हिंदू जिसमें हम मूर्ति पूजा करते थे, या महावीर स्वामी जिनकी मूर्तियाँ थी, या महात्मा बुद्ध जिनकी कहीं गांधार शैली में कहीं मथुरा शैली में मूर्तियाँ। तो हमारे लिए बड़े अचंभे की बात थी कि बिना मूर्ति के किसकी पूजा करेंगे, हमने ऐसा बहुत सालों से सुना नहीं था। तब ये नया धर्म आया जिसका नाम है इस्लाम, और ये इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि हमें पता ही नहीं चला कब ये भारत में हावी हो गया। और फिर अगले 1000 साल तक भारत पर इन्हीं लोगों ने कभी छोटे कभी बड़े लेवल पर काम किया। अगर देखें, पहला आक्रमणकारी तो 712 में है, और जब तक इनकी क्रांति नहीं हुई, वो कौन सी? 57, तब तक इन्हीं लोगों ने लगभग राज किया। अब 700 से लेकर 18 के बीच में कितने साल हो गए? 1100 ना। हम ये नहीं कहते कि तुरंत से 712 में राजा बने, पर हमने पहली बार जजिया नाम के टेक्स्ट को पे किया। थोड़ी थोड़ी बुद्धि हमारे अंदर आई कि हमसे अलग भी धरती पर धर्म चलते हैं। अगर राज की बात करें तो भारत पर पहला राज माना जाता है 1206 में। सबको पता है ये गुलाम वंश का राज है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगर ढंग से राज को देखें तो ये है इतना, 1200 से 1857। लेकिन जो 712 से 1200 तक था ना, वो था संक्रमण काल। संक्रमण का मतलब क्या होता है? फैलना। जैसे बीमारी फैलती है, जब मौसम बदलता है, एक आधे को जुकाम हो पूरी क्लास को कर देगा, वो एक आधे को खांसी हो पूरी क्लास को कर देंगे। कैसे? क्योंकि वो खांसेंगे और छींकेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हवा में ये बैक्टीरिया वायरस तो बहुत जल्दी फैलते हैं। वायरल इन्फेक्शन हमेशा जल्दी होता है, क्योंकि वायरस जो है ना, इस पर दवाई काम नहीं करती। इसमें किसी एक की बात नहीं है, तो किसी को भी हो सकता है बेटा। हल्की सी सर्दी जुकाम हुआ, फैल गया। अब ये सुनते चलो क्योंकि ये सब किताब में है। फिर ये बीच के 400-500 साल संक्रमण था, इसे कहते हैं संक्रमण काल। इस टाइम पे कभी बेटा, तुम बातचीत ज़्यादा कर रहे हो, कभी हिंदू ताकतवर कभी मुसलमान। हम लोकल लड़ रहे थे अपने आप से। जैसे हमारे देश में ही कहीं चौहान लड़ रहे हैं, कहीं हमारे भादानक लड़ रहे हैं, कहीं हमारे जाट लड़ रहे हैं, सब इंडिया में आपस में लड़ रहे हैं। हम ये महसूस नहीं कर पाए कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं और ये विदेशी हमारे ऊपर राज करेंगे। और इस सीरीज़ में जो सबसे ताकतवर जिसने राजपाट किया, वो आदमी जिसने एक बेस बनाया, वो था गौरी। आया तो गजनबी भी था, लेकिन गजनबी सिर्फ पैसे लूटता भाग जाता, मूर्तियाँ तोड़ता। उसके ही उस उतबी ने कहा था ना कि ये हमारा तो अपना धर्म बढ़ाने जाता है, और बड़ाई की थी उसकी। अगर हम अपनी बात करें, जो हमें आज से पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अब शुरू कर रहे हैं बेटा उसको। एक तो हमने तराइन के युद्ध पढ़े हैं, है ना? तराइन, तराइन ही हमारे पेपर में तरावड़ी बन जाएगा, और ये पड़ता है हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल। लेकिन इसको करनाल का युद्ध नहीं कहते, करनाल का युद्ध एक अलग युद्ध है। अगर एग्जाम में आया करनाल का युद्ध तो उसका आंसर अलग होगा, मैं बताऊंगी। जो समझ लेगा ना बेटा वो फंसेगा नहीं, जो समझेगा नहीं वो फंसेगा। तराइन में आज तक 3 लड़ाइयाँ हुई, 2 तो बहुत फेमस हैं, ये तो तुम जानते ही हो। ये दोनों थी पृथ्वीराज चौहान और गौरी, जिसमें गौरी पहली में हारा और दूसरी में जीता। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तीसरी भी जल्दी हुई थी। ये ऐबक से अगला आदमी कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? क्योंकि इन लड़ाइयों में गौरी जीत गया था सेकंड वाली में। इल्तुतमिश उसके बाद ऐबक का दामाद था, ये तो मर गया था। गौरी राजपाट शुरू किया ऐबक ने, और ऐबक 4 साल बाद मर गया।
ऐबक के बाद असली काम जिसने किया, जिसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वो इल्तुतमिश। अब ध्यान से सुनना, गौरी के थे 3 मेन गुलाम, जिनमें एक तो ऐबक था, एक यल्दौज, एक कुबाचा। इसके तैयार किए हुए 3 लड़के थे ये। इनमें से ऐबक ने कहा कि भाई हमारा राजा गया मर, मैं उसकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मैं लूँगा, हम 3 हिस्से बांट लेते हैं। तो ऐबक ने कहा लाहौर के आसपास का इलाका प्लस दिल्ली तक का इलाका भैया मेरा। कुबाचा ने कहा ठीक है, मैं सिंध के इलाके पर, क्योंकि ये हमारे ही पार्ट थे ना, सिंध प्लस जो उसकी अफगानिस्तान से लगता एरिया वो मेरा। और जो बच गया यल्दौज, इसने कहा यार वो मर तो गया ही है, जो गौर का इलाका है वो भी तो खाली है, वो सारा मैं, क्योंकि मेरे दादा परदादा सब वहीं के, मैं वहाँ चला जाता हूँ। ये 3 एक तरह से गुलाम थे, दास थे गौरी के। गौरी का कोई अपना बेटा था नहीं, उसके मरने के बाद उसके 3 जगह के सोचो प्लॉट बट गए, कुछ एक ने ले लिए, दूसरे किसी ने, तीसरे किसी ने। अब इनमें से ऐबक मर गया सबसे पहले 1206 में, 10 में, सॉरी 6 में राजपाट मिला, 10 में मर गया। इसके मरते इसके 2 दोस्तों को लगेगा अरे वो तो मर गया, अब उसकी प्रॉपर्टी में और तू आधी आधी बांट लेते हैं, सबको लगेगा। अब लेकिन अगर यल्दौज को देखे तो दूर बैठा है, कहाँ है ये, अफगानिस्तान से आगे, ये बैठा है पाकिस्तान अफगानिस्तान, दिल्ली के आसपास कोई नहीं है। दोनों के मन में आया कि हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाए। इस यल्दौज को फील हुआ कि यार मेरा बेवकूफ़ बन गया, मैं इतनी दूर आके बैठ गया, ना मेरा कोई टैक्स आता ना कुछ, ये दोनों अपना बढ़िया प्रॉपर्टी हथिया के बैठे हैं, इन दोनों को टैक्स अच्छा मिलता है। ये बात यल्दौज के दिमाग में आई, तो यल्दौज अपने इस दोस्त को ख़त्म करने, भाई ये तो मर ही गया, इसको और मार दूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरी, ये इस चक्कर में आया। लेकिन फिर इसकी लड़ाई हुई, इसने कहा दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लेता हूँ। तब तक दिल्ली सल्तनत का स्वामी बन गया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तो भैया एक अच्छा खिलाड़ी था, परमिशन लेके राज कर रहा था, अगले के पास पैसा प्रॉपर्टी सब था। इल्तुतमिश ने कहा मैं इसे अपनी प्रॉपर्टी में किसी बाहरी आदमी को थोड़ी ना घुसने दूंगा, ठीक है मेरे ससुर का दोस्त था लेकिन अपनी औकात में रहे, यहाँ क्यों आ रहा है। इन दोनों की लड़ाई हुई। यल्दौज इस चक्कर में कि तू कौन है, तू तो खुद ही दास था, मेरा तो फिर भी वो दोस्त था, मर गया तो प्रॉपर्टी मेरी, लिखत पढ़त थी नहीं, सब बाहर के थे। तो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच लड़ाई होती है। प्रॉपर्टी किसकी है, वो ऐबक की। ऐबक मर गया, एक का वो ससुर है और एक का वो दोस्त। अब अजीब बात है, हम देखें तो भाई ठीक है दोस्त का तो मतलब नहीं बनता, लेकिन इस टाइम सब बाहर के थे, तो इन दोनों की लड़ाई हुई। इसी लड़ाई को कहा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध। अब इस प्रॉपर्टी का मालिक था इल्तुतमिश, अपनी प्रॉपर्टी पे थोड़ा फर्क पड़ता है। इल्तुतमिश जीत गया, जीतने के बाद इल्तुतमिश ने इसको भगा दिया, ये बाद में मार डाला गया। तो इस इलाके में से इल्तुतमिश के कारण किसकी नज़र हट गई, कुबाचा की। अब कौन पड़े, नहीं ये यल्दौज की। अब बच कौन गया, कुबाचा। कुबाचा शुरू में जो था ना इसका दोस्त बन रहा था, लेकिन बाद में कुबाचा को लगा यार मेरा यल्दौज दोस्त भी मर गया, ऐबक भी, क्यों ना मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दूं। कौन ये इल्तुतमिश कौन है, कली का तो लड़का है, मैं इंडिपेंडेंट घोषित कर देता हूँ। इसने अपने आप को कह दिया मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस एरिया की प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। अब वो वहाँ से ना उसका पेट नहीं भरा, जैसे आदमी की दिक्कत क्या है, शांति नहीं है, खासा अच्छा पड़ा हुआ था सिंध के इलाके में, वहीं रह जाता, लेकिन इसको और लालच लालच सिरसा आ गया। सिरसा, अब सिरसा किसकी प्रॉपर्टी है, दिल्ली सल्तनत वाले की। सिरसा पे दोनों लड़े और उस लड़ाई में ये कुबाचा हार गया और कौन जीत गया। अब इल्तुतमिश की ताकत और बढ़ गई, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया कि पुराने सब खत्म हो गए, यल्दौज भी, ऐबक भी और कुबाचा भी। अब इसका फ़ायदा इल्तुतमिश को मिला, तो इल्तुतमिश ने पूरी टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया। लेकिन किस्मत देखो, इसका बेटा काबिल नहीं था, इसने अपने जीते जी किसको, रज़िया को कह दिया भाई ये बनेगी। लेकिन आगे जाके रज़िया जब बनी तो जाट आदमियों को ये बात पसंद नहीं आई कि हमें हुक्म दे रही है एक ऐसे महिला, रज़िया बेगम। तो यहीं पे हम जानते हैं उसके खिलाफ विद्रोह वगैरह हुए, और वो उसको दबाने जब अल्तुनिया पंजाब का गवर्नर था, इससे उसने शादी कर ली कि भाई तू राज कर ले, मैं हम मिल के राज करेंगे। लेकिन वापसी में इन दोनों का मर्डर कर दिया गया, और उसका मकबरा कहाँ है, कैथल में, हरियाणा के कैथल में। इसके बाद देखिए तो कोई बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन हरियाणा सबकी नज़र में था, क्योंकि हरियाणा की बेल्ट में हाँसी बहुत पैसा कमा के देता था, हिसार का इलाका बहुत पैसा। इस टाइम तक अगर देखो तो हिसार बस ही नहीं सकता था, क्योंकि हिसार तो आगे जाके 1354 में बसेगा। लेकिन बेटा एक शहर नाम बाद में दिया जाता है, ज़मीन तो पहले से होती ना, फतेह सिंह के नाम पे फतेहाबाद और हिसार फिरोज़ा, ज़मीन तो ऑलरेडी थी, आदमी थे, टैक्स था।
यानी हाँसी का इकता एक इम्पॉर्टेंट जगह थी, खूब पैसा आता था, सबकी नज़र थी। तो इस हाँसी के ऊपर सबने जहाँ पैसा कमाने के चक्कर में काम किया, उसी सीरीज़ में फिर ये पूरे बलबन और ये सब आएंगे। एक आदमी आएगा नासिरुद्दीन, जिसके छत्र के नीचे बलबन भी चलेगा बिना राजा बने। आया याद ये? बलबन आगे जाके जब राजपाट संभालेगा ना, तो उसका जीना हराम करेंगे हरियाणा के मेवात के लोग, मेव जाति के। ये भी मुस्लिम है। अब मुस्लिम कहाँ से आ गए? क्योंकि 712 के बाद लगातार तो यहाँ ये बढ़ ही रही है ना आबादी। मेव जाति के लोगों ने जीना हराम कर दिया। किस आदमी का? बलबन। जैसे ही बलबन के हाथ में गद्दी आई, बलबन ने सबसे पहले मेवात के जंगल कटवाए कि ये भाग जाते हैं, मुझे मार पीट के या मेरे लोगों को मार के इनके जंगल हटा दो। फिर उसने वहाँ एक गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया, जिसमें उसने ढेर सारी रसद, लड़ने की सामग्री रखी, तीर कमान और ये सब जो भी रहा होगा, तोप वगैरह, कि जैसे ही ज़रूरत पड़े तुरंत मिल जाए। तो दिल्ली हरियाणा की सीमा पर कौन सा दुर्ग बनाया गया? गोपालगिरी। और बलबन ने मेवातियों के जंगल कटवा दिए। एक तरह से मेव जाति को कंट्रोल करने वाला कौन आदमी था? बलबन। बलबन थोड़ा सा क्रूअल भी था। इस तरह धीरे धीरे करके ये गुलाम वंश खत्म हो गया। अगला वंश कौन सा आया? खिलजी। हरियाणा बड़ा चालाक था इस मामले में। हरियाणा ने देखा कि भैया एक खिलजी बड़ा समझदार सा है, अलाउद्दीन, हमने कुछ नहीं किया, कोई पॉइंट नहीं है जिसमें हमारा नाम आता, हम चुपचाप शांति से जैसा वो कहता गया हम करते गए, क्योंकि अगला बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, हमने कभी पंगे नहीं लिए। फिर उसके बाद तीसरा खानदान आया, तुगलकों का। तुगलक जब लड़ झगड़ रहे थे, क्योंकि तुगलक याद करें हम तुर्की थे, और जो खिलजी थे उनमें अलाउद्दीन का बेटा बड़ा बेवकूफ़ था, उसने कह दिया था मैं ही खलीफा हूँ, है ना। फिर कुछ दिन बाद वो मार दिया गया, और एक हिंदू अपना धर्म बदल के बोला मैं मुसलमान हूँ, और राज करने लग गया। याद आ गया ना। तब गयासुद्दीन तुगलक ने ही कहा कि मैं गाजी हूँ, विधर्मियों का नाश करूँगा, इस्लाम खतरे में है। तब फिर उसने मर्डर कर दिया उसका चौथे वाले का, और फिर अपना तुगलक वंश चला दिया। गयासुद्दीन तुगलक ही गाजी बेग तुगलक बना। लेकिन 5 साल बाद इसके बेटे ने इसका मर्डर करवा दिया, वो महल वहल गिरवा के। फिर उसने राज किया, जिसका नाम था MBQ। MBQ से हरियाणा दुखी रहा होगा। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों दुखी रहा? क्योंकि इसकी नीतियाँ याद है, पागल वाली बनाता था। टैक्स बढ़ा दिया, दोआब, हम भी तो दोआब थे। हमारे किसानों ने विद्रोह किया था इसके टाइम, क्योंकि इसने बिना बात में इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, और हम दुखी थे। कोई ज़्यादा नहर वहर बहुत ज़्यादा बनी नहीं थी, तो इसके खिलाफ हमारे हरियाणा ने विद्रोह किया। इसकी गड़बड़ियों के चलते हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर इसके बाद इसका कज़न बना था ना वो, फिरोज शाह तुगलक, इसने हमारे गोहाना के मंदिर तोड़वाए। तो हमने इन दोनों भाइयों, इसके खिलाफ भी इसके खिलाफ भी विद्रोह किया। इन्होंने किसानों को भी दुखी किया, हमारे धर्म को भी दुखी किया। बाकी इनका बहुत ज़्यादा लिंक हमारे साथ था नहीं। हम पैसा खूब बटोरते थे हरियाणा से, क्योंकि हाँसी के एकता में ढेर पैसा था। पैसा कैसे था भैया? सिरसा की बेल्ट, फतेहाबाद की, हाँसी की, हिसार की, सब बेल्ट एक ही तो थी। और आज भी हम देखते हैं देश में नंबर 1, हरियाणा में नंबर 1 गेहूँ में कौन है? सिरसा, हरियाणा में। तो उस टाइम भी तो गेहूं पैदा करते होंगे ना, ये बाजरा वगैरह सब। तो इस हिसाब से देखें तो बहुत पैसा कमाते थे। इन लोगों के बाद हरियाणा ने ज़्यादा काम नहीं किया, और एक वो लंगड़ा आदमी आया था तैमूर की एंट्री हमारे हरियाणा से हुई। राजस्थान से आया, भटनेर से, फिर हमारे सिरसा में, फतेहाबाद में, आगे बढ़ के फिर कैथल में, पानीपत, करनाल होता हो पानीपत, फिर दिल्ली गया लूटपाट करता। तो उसका अटैक हमारे ऊपर भी हुआ। और वो अमूमन क्या करता था? घर जला देता था, गांव के गांव आग लगा देता। जैसे आता, पता चलता भी वहाँ पहुँच गया, गांव भाग जाता, सब अपने घरों को बंद करके भाग जाते। अब वो आता, उसे कुछ ना मिलता, मान लो सबके घरों में ताले 2-4 तोड़ता वोड़ता, वहाँ से अपना गेहूँ ले गया। कई कई महीने रहते थे, तो पेट भी तो भरते होंगे ना। तो उसने हमारे गाँव के गाँव जला दिए। लेकिन हमने कभी आगे आके लड़ाइयाँ नहीं की, हम तो भाग ही जाते थे। हमें पता था 1-2 महीने में चला जाएगा, हम वापस से आके खेती कर लेंगे, क्या ही बिगाड़ेगा भाई। उस ज़माने में कोई घरों में सोने के अंबार तो लगे नहीं थे, नॉर्मल लीप पोत के गोबर से अपना घर था। ऐसा ही कोई हमारे घेर प्लॉट रहे होंगे, तो हमारे पास कुछ था नहीं। उनको छोड़ के हम पंजाब साइड भाग जाते, तो उससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हमें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई महल नहीं खड़े थे। इसके बाद अगर देखें तो सैयदों के टाइम में हरियाणा में कुछ खास हुआ नहीं। लोधी की अगर बात करें तो एक वो पहला था बहलोल लोधी, उसने बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लोग बुला के अपनी सेना में अफ़गान भर्ती कर लिए। फिर अगर जाके देखें तो सिकंदर लोधी तो ठीक है, इब्राहिम लोधी ये थोड़ा सा व्यवहार में अच्छा नहीं था, हमसे इसका रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। जब पानीपत में मुसीबत आई तो हरियाणा के लोग पीछे हट गए थे, इब्राहिम का साथ देने से हमने मना कर दिया कि हम इसकी मदद नहीं करते। इसके बाद फिर सारी चीज़ें मुग़लों के हाथ में चली गई।
एक दो नाम लोकल सुन लो जिन्होंने बहुत काम किया। एक आदमी था जिसका नाम था गोविंद राय। ये हमारे लोकल, कोई नहीं जानता इनको, लेकिन हरियाणा जीके में ही आएंगे। गोविंद राय। एक आदमी का नाम था जाटवा। एक आदमी का नाम था हेमराज। और एक का नाम था, एक और अच्छा सा नाम था, वो अभी दिमाग से निकल गया, कम है, वो आएगा तो बता दूंगी। ये देखो क्या किया गोविंद राय ने ना, लोकल था यहाँ का, अपनी सेना बनाई, फौज बनाई यंग लड़कों की, और बोला कि हमें मदद करनी है पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि ये भारतीय राजा है, हिंदू है, और हम लोगों को इसको जितवाना है गौरी से। तो ये गया था अपनी सेना लेके, सेना में यहीं के लोग थे, हरियाणा के ही। ये जीत गए फर्स्ट टाइम में, लेकिन सेकंड टाइम में जब गौरी ने पृथ्वीराज को हराया तो उसमें गोविंद राय भी मारा गया। तो हमारा एक लोकल लड़का जिसने बड़ी अच्छी सेना बनाई थी वो मारा गया पानीपत, इसके तराइन के दूसरे युद्ध में। जाटवा, ये हाँसी हिसार की बेल्ट का एक आदमी था, इसने भी अपना पूरा संगठन बनाया, लेकिन वहाँ से वो लोग जब इसको हरा गए ना पृथ्वीराज चौहान को, वहाँ से मुड़ते मुड़ते फिर वो लोग हाँसी की तरफ गए। यहाँ फिर जाटवा इनसे लड़ा लेकिन वीरगति को प्राप्त हुआ, ये भी मर गया। फिर वो आगे आए मेवात, रेवाड़ी में था एक अहीर वाल बेल्ट का, क्या नाम था, तेजपाल। तेजपाल रेवाड़ी की बेल्ट में जब ये गए ना, अहीर, पता है ना, राव जिसको हम बोलते हैं, यादव, इनके बड़े लीडर थे तेजपाल। ये भी वीरगति को प्राप्त हुए। पहले एक बार इन्होंने हराया था, तो मैंने 4 नाम बताए होंगे, मसूद, मादू, इब्राहिम, आए याद? वो किसके थे ये किसके वंशज थे? 1037 1043 वाले, जो 17 बार आया था। कौन था वो? गजनबी। तो उसी तरीके से ना अब ये बाद में हो रहा है सब काम, ये हो रहा है 1191 के बाद। तो इस तरह जैसे वो 4 नाम थे, ऐसे 3-4 अपने नाम याद रखना। फिर हमारे हेमराज जो देख रहे हो, ये हमारी इस बेल्ट में था जिसमें मुसलमान ज्यादा हैं। कौन सी बेल्ट? मेवात। तो मेवात में हेमराज एक्सपायर हुआ, जो बढ़िया लीडर था हमारा लोकल, और अहीरवाल की बेल्ट में, यादवों वाली बेल्ट में तेजपाल, और हाँसी हिसार में जाटवा, और जिसने अपनी सेना पृथ्वीराज को दी थी वो आदमी कौन था? गोविंद राय। ये सब हमारे मारे गए, और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक आराम से किस सल्तनत का राजा बन गया? क्योंकि दिल्ली के आसपास जो ताकतवर थे वो सारे मर गए थे। तो ये है अपनी कहानी। चलो इसको किताब से पढ़ लेते हैं। हम थे पेज नंबर कितने तक पढ़ लिया था? देखो, सल्तनत शुरू ही किया था शायद, पेज 37 पढ़ा था, मोहम्मद गौरी नहीं पढ़ा था, है ना? मोहम्मद गौरी से पहले ये पढ़ लिए थे गजनवी वाले। पेज 37 पर मध्यकाल का पहला टॉपिक, अर्ली मेडिएवल एज एंड सल्तनत पीरियड। मोहम्मद गौरी पर आ जाओ। गौरी की लड़ाई किससे हुई है? चौहान। ये चौहान कहाँ से आ गए? संक्रमण काल में भारत में कोई एक ताकतवर नहीं था, तब लोकल एरिया से कोई कोई आगे आ रहा था। जैसे भादानक थे, या तो दिल्ली किसने बसाई थी? अनंगपाल तोमर ने, जिस पे भी डिस्प्यूट है वो 736 और 1052 वाला। इसका मतलब इस टाइम तोमर थे, चौहान थे, भादानक थे, लोकल थे। अभी संक्रमण चल रहा है, कभी ताकतवर मुसलमान, कभी हिंदू। फिर 1206 में पक्का सिक्का किसका चला? मुसलमानों का, फिर उन्हीं का चलेगा। टिक करो गौरी। 12वीं शताब्दी में चौहान या चाहमान शासकों ने दिल्ली और हरियाणा का तोमर शासन समाप्त कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तोमरों ने ही दिल्ली बसाई थी, ढिल्ली का के नाम से। 2 सन आ सकते हैं, या तो 736 या 1052। गूगल करोगे मैक्सिमम 1052, लेकिन किताबें देखोगे ज़्यादातर 736 कहती हैं। नेक्स्ट टिक करना। गौरी ने 1175 से 86 के बीच निरंतर संघर्ष कर पंजाब को, जिस पर महमूद गजनवी के वंशज शासन कर रहे थे, अपने अधीन कर लिया। तो गौरी लगातार अटैक करता, फिर भाग जाता, फिर आता, फिर अटैक करता। ये चालाक भी था, इसने अपने सिक्के पे क्या करवा दिया? लक्ष्मी, ताकि हम इसको एक्सेप्ट भी कर ले। क्या गजनवी ने कोशिश की थी? वो आता, वो हमारी मूर्तियां तोड़ता था, ये चालाक था। ये टिक कर लो। पंजाब को 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और हाँसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ गौरी की सेना का तरावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। गौरी पराजित हुआ। तराइन का पहला युद्ध। यहाँ 2 लोगों के नाम और लिख लो। खांडे राव, लोकल लीडर थे ये, सेनापति थे ये, खांडे राव। सेकेंड नंबर पर एक तो यही हो गया गोविंद, दूसरा खांडे राव, और एक खेत सिंह खंगार। खेत सिंह खंगार, ये हमारे लोकल, कहीं इनके नाम तुम्हें मिलेंगे नहीं किताबों में ज़्यादा, मतलब सिर्फ हरियाणा जीके में कहीं कहीं लिखा है, बाकी ये कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं थे। खांडे राव, खेत सिंह खंगार, दोनों ख। वो क्या था उसका नाम? वो गोविंद राय था।
तो वो भगवान कृष्ण के नाम पर गोविंद, खांडेराव और खेत सिंह, ये तीन किसकी मदद करने आए? चौहान की। चौहान अच्छा लड़का था, यंग लड़का। आगे टिक करना। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तरावड़ी में युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा। पृथ्वीराज की पराजय। इसमें भी गोविंद राय पृथ्वीराज के साथ लड़ा, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसके बाद अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। याद है अग्रोहा, अग्रवाल, अग्रसेन, है ना, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वही थे ये। यहीं लिख लो गौरी के सिक्के, यहीं नीचे लिख लो गौरी के सिक्के। बताओ क्या खास था सिक्के में? एक तरफ कलमा और एक तरफ लक्ष्मी, इनको बोलते थे देहलीवाल सिक्के। लिख लो, गौरी के सिक्कों का नाम था देहलीवाल। देहलीवाल। तो इस पे एक तरफ कलमा था और एक तरफ हमारी लक्ष्मी। दो धर्म अलग अलग हो गए ये, कलमा इस्लाम का, लक्ष्मी हिंदुओं की। कलमा प्लस लक्ष्मी की मूर्ति, देहलीवाल के सिक्के। चलो अगले पेज पर आ जाओ। पहला टिक करना, हांसी हिसार के क्षेत्र में वीर जाटवा। अब ये गोविंद राय तो आ गया, तो इसकी जगह आ गया जाटवा। टिक कर लो, जाटवा राजपूत सरदार था। नाम लग रहा है जाटवा का जाट था, नहीं, नाम जाटवा है क्या ये? राजपूत है। आगे पढ़ना, जनता ने शत्रु का साहसपूर्ण चुनौती दी इस युद्ध में। अंडरलाइन करो, जाटवा सरदार वीरगति को प्राप्त। यानी हांसी हिसार का ताकतवर एक यंग लड़का मारा गया, जाटवा, राजपूत था ये जाटवा। एक पॉइंट बस पढ़ लो, हांसी के बाद सिरसा पर आक्रमण हुआ जिसमें अफगानों की विजय हुई। अफगान कौन? लोदी, लोदी के वंश, क्योंकि उसके सामंत होंगे ना जगह जगह। नेक्स्ट टिक करना, अहीरवाल। अब आ गया यादव वाली बेल्ट। अहीरवाल में वहाँ की जनता ने रेवाड़ी का राज्यपाल तेजपाल। टिक कर लो, अहीरवाल, रेवाड़ी, तेजपाल। नेक्स्ट, अफगानों को कड़ी टक्कर दी। इस युद्ध में अफगान सेनापति था इब्राहिम, 12 हजारी मारा गया। अब ये जनता लड़ रही है, किससे लड़ रही है ये? देखना क्या लिखा है, अफगान सेनापति। कौन अफगान? लोदी। इसका मतलब अब लोदी और गौरी के लोग आपस में एक दूसरे पे हक जमाने के लिए हमारी प्रॉपर्टी पे हक जमा रहे हैं, तो हमें उनसे लड़ना पड़ रहा है। कोई हमें हांसी में दुखी कर रहा है, कोई हमें अहीरवाल बेल्ट में, तो यहाँ हमारी लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट चेक करना, इसके पश्चात इब्राहिम मारा गया ना अहीरवाल को। मेवात के राज्यपाल हेमराज, ठीक कर लो, मेवात और हेमराज। पढ़ो बस आगे, के नेतृत्व में वीर मेवातियों ने अफगानों से डटकर मुकाबला किया और अफगान सेनापति, टिक कर लो, अफगान सेनापति को मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं हम जीते कहीं हारे, लेकिन हमारी जीत पता क्या थी? कुछ महीने की। वो दोबारा आए, फिर दोबारा हमारे मारे गए। नेक्स्ट टिक करना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत बड़ी सेना मेवात भेजी जिससे युद्ध करते हुए हेमराज वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी हमारे चारों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हरियाणा के मारे गए। पहला कौन? गोविंद राय। उसके साथ कौन कौन था? खांडेराव और खेत सिंह। किसकी मदद कर रहे थे? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज मारा गया तो ये तो मारे ही जाने थे। इसके बाद वीर जाटवा कहाँ था वो राजपूत हांसी हिसार। फिर अहीरवाल में कौन था? तेजपाल। और मेवात की तरफ कौन था? हेमराज। ये लोकल हमारे 4-5 नाम है, खांडेराव, खेत सिंह, गोविंद सिंह। ये लड़ेंगे पानीपत की, ये तराइन की दूसरी लड़ाई। फिर आगे जाके वीर जाटवा हांसी की बेल्ट में, राजपूत राजा। हेमराज पूछेंगे तो मेवात में, और तेजपाल कहेंगे तो अहीरवाल में, यादवों में। ठीक है, इसके बाद अब आगे आ जाओ। कई दिनों के लगातार संघर्ष के बाद अफगान हरियाणा पर अधिकार करने में सफल हुए। अब पहुंचो सल्तनत काल, गुलाम वंश या दास वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और हरियाणा का पहला मुस्लिम शासक बना जिसने गुलाम वंश